अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद दाऊद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटरमीडिएट डाटा एनालिसिस। 7 अगस्त 2026 को पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ। इस डिफेंस पैक्ट का मकसद ये था कि तीनों ममालिक के ऊपर अगर किसी भी एक मुल्क के ऊपर हमला किया जाता है तो दूसरा मुल्क उसके डिफेंस के लिए सामने आएगा। लेकिन इस डिफेंस का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये मुआहिदा सिर्फ़ और सिर्फ जंग के दिनों के अंदर काम करेगा, बल्कि अमन के दिनों के अंदर भी ये ममालिक एक दूसरे के साथ अपने डिफेंस की शेयरिंग करेंगे, यानी टेक्नोलॉजी शेयरिंग करेंगे, एक दूसरे के हथियार प्रोवाइड करेंगे, एक दूसरे को ऐसी ट्रेनिंग देंगे जहाँ पर वो एक दूसरे को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि आखिर इस डिफेंस पैक्ट के असल मामलात क्या हैं और इसके असल नुकात क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर ये डिफेंस पैक्ट हुआ क्यों है। सबसे पहले तो ये बात आपको समझनी होगी कि इससे पहले इस डिफेंस पैक्ट से पहले अमेरिका इस खित्ते का चौधरी बनकर फिरता था। इससे पहले वो इस खित्ते के अंदर कई किस्म की डिफेंस की डील्स जो हैं उसके साथ चलती थी, बल्कि उनके फ़ौजी अड्डे भी यहाँ पर बहुत बड़े फाल नंबर के साथ मौजूद थे। मगर उन ममालिक को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएसए मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है, अगर हम हालिया ईरान, इसराइल और यूएसए की जंग के दरमियान हालात को देखें तो इसके नतीजे में ये हुआ कि अरब ममालिक ने यह समझना शुरू कर दिया कि अब ये अमेरिका के हाथ की गेम नहीं रही, बल्कि हमें अपना एक डिफेंस पैक्ट और अपने ऊपर रिलाय करना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपनी टोटल डिफेंस के लिए किसी और के मोहताज हो जाएं। इस डिफेंस पैक्ट की बुनियाद बेसिकली पाकिस्तान और सऊदी अरब ने रखी थी। इसके बाद इसको तुर्किया ने ज्वाइन किया और यह अब ट्राई एंगुलर यानी कि 3 ममालिक का एक मुआहिदा बन चुका है। ये मुआहिदा सिर्फ 3 ममालिक तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसके अंदर कुवैत, कतर और दूसरे कई इस्लामी ममालिक शामिल होना चाहते हैं। ऐसे ममालिक जो अपनी फ़ौज को बेहतर भी करना चाहते हैं और अपनी एक बड़ी फ़ौज ऑलरेडी रखते हैं, यानी कि मिस्र। अगर हम मिस्र की तरफ देखें तो अरब ममालिक के अंदर, अरब की दुनिया के अंदर मिस्र सबसे बड़ी फ़ौज को ऑपरेट करता है। अब हम इन चारों ममालिक या तीनों ममालिक की खसूसियात के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये एक दूसरे को शेयर क्या कर सकते हैं, इनका डिफेंस पैक्ट कैसे मुमकिन हो सकता है। सबसे पहले अगर हम सऊदी अरब की तरफ देखें तो सऊदी अरब इस डिफेंस पैक्ट का सबसे अहम और सबसे पहला रुकन है। अगर हम सऊदी अरब की तरफ देखें तो सऊदी अरब एक फ़ाइनेंशली बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा अमीर मुल्क है और उसका सबसे बड़ा काम यही है कि वो दूसरे ममालिक की डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। यानी कि अगर उसको पाकिस्तान से किसी तरह की डिफेंस टेक्नोलॉजी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल बैलिस्टिक मिसाइल्स चाहिए या फिर एयर सिक्योरिटी के लिए कोई दीगर तरह के हथियार उसको चाहिए, तो वो पाकिस्तान के अंदर डिफेंस की टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, उन हथियारों को बेहतर बना सकता है और पाकिस्तान उस इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसे हथियार बना सकता है जो कि स्पेसिफिकली सऊदी अरेबिया की नीड्स हों। यानी कि सऊदी अरेबिया को सरजमीन को जिस तरह के ख़तरात लाहक हैं, उसको जिस तरह के हथियार चाहिए, उसको किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, पाकिस्तान उसकी इन्वेस्टमेंट के साथ वो चीज़ें उनको प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम पाकिस्तान की तरफ आएँ तो पाकिस्तान इस डिफेंस पैक्ट का मेन मेंबर है, सब क्योंकि सबसे पहले जो डिफेंस की सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान ने ही सबको प्रोवाइड करनी है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर सबसे बड़ी फ़ौज रखने वाला एक मुल्क है। यानी कि इस्लामी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी पाकिस्तान के पास है, जिसकी टोटल तादाद तकरीबन 6 लाख के करीब है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की स्पेशलिटी की बात करें तो पाकिस्तान एक्टिव वार जोन में बहुत बड़ी देर तक रहा है। यानी कि 20 साल तो हम सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिका और अफ़गानिस्तान के दरमियान होने वाली लड़ाई के दरमियान ही रहे हैं। उसके अलावा इससे पहले हम रशिया और अफ़गानिस्तान की लड़ाई के अंदर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रोल हम कर चुके हैं। और इसके अलावा हमारी जो 3 जंगें इंडिया के साथ हो चुकी हैं और उसके अलावा 2-3 झड़पें हैं, जिसमें मौजूदा 2025 के दरमियान होने वाली झड़प भी शामिल है। ये पाकिस्तान को एक स्ट्रेटजिकली ऐसा एज देती है जिसका नेमुल बदल अभी तक शायद किसी भी दूसरे ममालिक के पास मौजूद नहीं है। और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर होना है। यानी कि न्यूक्लियर डिटेरेंस एक ऐसी सिक्योरिटी है, अल्टीमेट सिक्योरिटी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस सारे डिफेंस पैक्ट का सबसे मेन मेंबर बनकर उभरता है। इसके अलावा अगर हम तीसरे मुल्क यानी कि तुर्किया की बात करें तो तुर्किया इस वक्त पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर नंबर 1 के ऊपर है। यानी कि उसके हथियारों के दरमियान अगर सबसे पहले नंबर पर अगर हम देखें तो उसके ड्रोन दुनिया में तकरीबन सबसे आगे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर। उसके अलावा उसके पास स्टेल्थ ड्रोन्स हैं, उसके पास खुदकुश बम्बार ड्रोन्स हैं, उसके पास सर्वोलेंस ड्रोन है और बेइंतहा टेक्नोलॉजी। उसके अलावा उसके पास नेवल वॉरशिप बनाने की टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, जो कि इंतहाई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा वो अपने 5th जनरेशन कान फाइटर जेट्स भी खुद बना रहा है। यानी कि तीनों शोबों के अंदर अगर हम देखें
मतलब कि स्टैंडिंग आर्मी की तरफ देखें, नेवी की तरफ देखें या एयरफोर्स की तरफ देखें, तो चाइना के पाकिस्तान के अलावा अगर सबसे ज़्यादा सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी अगर किसी के पास है तो वो तुर्की के पास है। ना सिर्फ उसके पास टेक्नोलॉजी है बल्कि वो उसको बड़ी महारत से इस्तेमाल भी करता है और उसकी इकोनॉमी भी उसको काफ़ी हद तक सपोर्ट करती है, क्योंकि तुर्की की इकोनॉमी इस वक्त $1 ट्रिलियन का फिगर अबूर कर चुकी है। इस वजह से तुर्की के पास अब फाइनेंशियली भी इतनी स्टेबिलिटी है कि वो इतने बड़े हथियारों के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर सकता है। अब सबसे अहम बात की तरफ आते हैं, क्या पाकिस्तान अपने एटॉमिक हथियार इन ममालिक के लिए इस्तेमाल करेगा या फिर अपने एटॉमिक हथियार इन ममालिक की बाउंड्रीज़ के अंदर फिज़िकली डिप्लॉय करेगा? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। जैसे ही ये डिफेंस पैक्ट सऊदी अरब के साथ डिज़ाइन हुआ, सऊदी अरब के अंदर साइन हुआ, तो फौरी तौर पर सऊदी अरब के हुकाम ने एक्स के ऊपर एक ट्वीट किया जिसके ऊपर उन्होंने ये मेंशन किया कि ये डिफेंस पैक्ट कन्वेंशनली तौर पर एक दूसरे को मजबूत बनाने के लिए है, इसका न्यूक्लियर डिटरेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। बेसिकली वैसे भी पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इन टेरिटरीज़ के ऊपर नहीं भेज सकता, क्योंकि ये ममालिक जो हैं वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर पाबंद है, यानी कि ये अपने ममालिक के अंदर न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकते। तुर्की की अगर हम बात करें, तुर्की एक स्पेशल केस के अंदर आता है, क्योंकि तुर्की नेटो का हिस्सा है और नेटो के एक शीक के तहत, नेटो के न्यूक्लियर डिटेरेंस के तहत अमेरिका के 20 न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो तुर्की के अंदर ऑलरेडी डिप्लॉय हैं। बेसिकली उनका चलाने का या फिर उनको इस्तेमाल करने का इख्तियार मुकम्मल तौर पर उसकी जो की हैं, उसके जो कोड्स हैं वो मुकम्मल तौर पर अमेरिका के पास हैं, जबकि इसके इस्तेमाल करने का हक दोनों की मुशावरत के साथ किया जाएगा। यानी कि रशिया के यानी कि तुर्की के पास तो ये लिमिटेशन है कि वो नेटो का हिस्सा है, जिस वजह से वो न्यूक्लियर वेपन्स को अपने मुल्क के अंदर जगह नहीं दे सकता। लेकिन अगर हम सऊदी अरब की तरफ देखें तो सऊदी अरब वैसे ही नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ऊपर साइन कर चुका है, इस वजह से वो अपने मुल्क के अंदर ये हथियार नहीं रख सकता। बेसिकली इन हथियारों को अपने मुल्क के अंदर रखना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और पाकिस्तान की तरफ से इनको डिप्लॉय करना भी इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अनटिल और अनलेस पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब या फिर दूसरे ममालिक जो इसको ज्वाइन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कतर है, कुवैत है, उसके अलावा मिस्र है, इंडोनेशिया और मलेशिया की बात भी है, ताजिकिस्तान की बात भी है। अगर ये आपको अपने आप को डिफेंस के लिहाज से और इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि शायद आने वाली दुनिया के अंदर, आने वाली सालों के अंदर कोई भी सैंक्शन इनके ऊपर इतनी आसानी से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, तब ये मुमकिन है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इन ममालिक के अंदर फिज़िकली डिप्लॉय कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।